प्रिय साथियों, नमस्कार। आज हम इस YouTube कार्यक्रम में कंसेप्ट की सीरीज 8 में हम आपसे चर्चा करेंगे एविडेंस के बारे में। आप जानते हैं कि एविडेंस को हिंदी में साक्ष्य बोलते हैं। एविडेंस या साक्ष्य न्यायिक प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मैंने सोचा कि एक सामान्य भाषा में आम जन मानस के लिए साक्ष्य का क्या महत्व है और एक कॉमन व्यक्ति को साक्ष्य के बारे में क्या क्या चीज़ मालूम होनी चाहिए जिससे वह व्यक्ति अपने कार्यों का, अपने दायित्वों का निर्वहन बेहतर कर सके। इसलिए आज का ये कार्यक्रम आपके सामने हम लेकर के आए हैं। आप हमेशा हमारे कार्यक्रम को बहुत सराहते हैं। मैं इसके लिए भी आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप बहुत सारे सुझाव भी देते हैं, कमेंट्स लिखते हैं। आप ऐसे ही हमारे साथ मिलते रहिए। तो साथियों, चलते हैं साक्ष्य जानते हैं साक्ष्य क्या है। तो मैं अक्सर, आपने पुराने वीडियो में देखा होगा, मैं एक ट्रायंगल के बारे में आपसे बात करता रहा हूँ हमेशा, और वो दोबारा मैं आपको बहुत एक कंसाइज वे में, समरी के रूप में दोबारा से उस पर चर्चा करूँगा कि अगर आप देखें तो एक ट्रायंगल अगर आप बनाया आपने, तो उसके शीर्ष पे अगर आप जस्टिस या न्याय को रखें और उस त्रिभुज के या ट्रायंगल के एक कोने में आप ट्रुथ रखें या सत्यता को रखें, सच्चाई रखें, और तीसरे कोने में आप साक्ष्य को रखें, तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। यानी कि जस्टिस जो है, जो न्याय करते हैं हम, चाहे वो न्यायालय करें या हम अपने दैनिक कार्यों में न्याय को तलाशने की कोशिश करें, तो न्याय सबसे महत्वपूर्ण विषय है किसी भी समाज के लिए। मैं इस पर पहले चर्चा कर चुका हूँ। तो न्याय को पाने के लिए ज़रूरी है कि हम तथ्यों के पीछे छुपा हुआ जो रहस्य है, जिसे हम सत्य कहते हैं, तो सत्य की खोज करें, और सत्य की खोज होने पर ही हम न्याय दे सकते हैं। तो ये सत्य की खोज और न्याय, ये दोनों ही अमूर्त, इनटेंजिबल आइडेंटिटी हैं। क्यों? क्योंकि जैसे किसी ने कहा कि ये न्याय है, दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि नहीं, ये तो अन्याय है। कोई कहेगा कि ये सत्य है, दूसरा कहेगा ये असत्य है। तो इसलिए इनका क्वांटिफिकेशन करना मुश्किल है। तो साथियों, इनका क्वांटिफिकेशन कौन करता है? इनका क्वांटिफिकेशन करता है साक्ष्य। इसलिए पूरी न्यायिक व्यवस्था में, हमारे डे टू डे अफेयर्स में साक्ष्यों का होना, साक्ष्य की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जिसे कहते हैं ना कि एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट। तो जो व्यक्ति एविडेंस या साक्ष्य या तार्किकता के साथ बात करेगा, उसकी बात में गंभीरता होगी, लोग उसे गंभीरता के साथ लेंगे। इसलिए साक्ष्य के प्रति हमें जागरूक होना है, और आज हम इसी कार्य के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो चलते हैं। साक्ष्य को अगर हम वैधानिक दृष्टि से, लीगल एंगल से देखें, तो जो अभी हमारा नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, नए कानून भारत सरकार के द्वारा बदले गए हैं अपराध संबंधी। उनमें आईपीसी को बदल दिया गया, एविडेंस एक्ट को बदल दिया गया, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को बदल करके हमने भारतीयकरण किया। और अगर एक लाइन में कोई पूछे कि इन तीनों जो अधिनियम हैं, तीनों आपराधिक कानून हैं, उनका एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो उसको आप कह सकते हैं कि दंड से न्याय की ओर। ये एक उसकी टैगलाइन हो सकती है। ठीक है। तो अब हम फिर बात करते हैं कि जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसे मैं अब यहाँ के बाद कहूँगा BSA 2023। तो जो BSA है, उसकी धारा 2 की उपधारा E में एविडेंस का व्याख्यान किया गया है। ठीक है। तो एविडेंस किसे कहते हैं? जैसे मैं अब तक आप समझ गए होंगे कि साक्ष्य का मतलब है जिससे किसी चीज़ को प्रमाणित किया जा सके। तो ये प्रामाणिकता का एक तरीके से मूल मंत्र है साक्ष्य। ठीक। अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम आगे बढ़ें, तो साक्ष्य कितने प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि टाइप्स कितने हैं, काइंड्स कितने हैं साक्ष्य के, तो उसके अलग अलग वर्गीकरण हैं, क्लासिफिकेशन, टाइपोलॉजी अलग अलग हो सकती है। पहला जो बहुत ज़्यादा सामान्य रूप से सभी जगह
ये क्लासिफिकेशन मिलेगा आपको, तो उसमें हम कहते हैं प्राथमिक साक्ष्य, प्राइमरी एविडेंस, और द्वितीयक साक्ष्य या सेकेंडरी एविडेंस। तो प्राइमरी एविडेंस साथियों जो आई विटनेस होता है, जिसे हम ओकुलर विटनेस कहते हैं, या चक्षु गवाह, या जो मौके का गवाह जिसे बोलते हैं, जिसने घटना होती देखी, वो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं गोल्ड विटनेस। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा ग्राह्य एविडेंसरी वैल्यू उसकी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके अलावा जो भी आप चाहे कोई भी मौखिक साक्ष्य लें किसी व्यक्ति का, चाहे आप फोरेंसिक एविडेंस लें, चाहे वो साइबर एविडेंस लें, डिजिटल एविडेंस जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, कोई भी एविडेंस जो आई विटनेस के अलावा है साथियों, वो द्वितीयक श्रेणी का होगा, सेकेंडरी एविडेंस की नेचर का होगा। तो ये बात समझ में आई आपको। तो फोरेंसिक एविडेंस जिस पे हम अक्सर चर्चा करते हैं, चूँकि हमारा जो ये विश्वविद्यालय, ये जो संस्थान बनाया है भारत उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, UPSIFS, जो फोरेंसिक साइंस एंड लॉ का एक बहुत ही अनूठा संस्थान बना है, पिछले 2 वर्ष से कार्यरत है। तो इसमें भी हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि फोरेंसिक साइंस में एविडेंस की भूमिका क्या है, जिससे हमारी कानून व्यवस्था, हमारा न्यायिक व्यवस्था बेहतर हो। ठीक है, तो अभी हमने चर्चा की प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस की। ठीक है, लेकिन अभी मैंने जो बताया आपको कि जो हमारा प्राथमिक साक्ष्य है, प्राइमरी एविडेंस है, वो है चक्षु गवाह, चश्मदीद गवाह। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो भी मौखिक गवाही देते हैं लोग, वो कैसे हो सकते हैं, कई बार दूषित हो सकते हैं। ठीक है, मैनिपुलेशन हो सकता है उनके अंदर, उनका जो वर्जन है वो पोल्यूटेड हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसी की किसी से दुश्मनी हो सकती है, किसी को फंसाने का कुत्सित प्रयास हो सकता है। कई बार लोग जो है किसी चीज़ को गलत ढंग से समझ सकते हैं। मान लिया कहीं कोई फायरिंग हुई, अब आदमी जो है डर गया और वो छुप गया, और लेकिन उसने घटना तो कुछ तो देखी है, तो वो अपने आप को क्या कहेगा कि मैं वहाँ का चश्मदीद गवाह हूँ। लेकिन बहुत सारे फैक्ट उसने हो सकता है नोटिस ही ना किए हों अपनी जान बचाने के लिए या किसी अन्य कारण से। कई बार मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट हो जाता है। बहुत बार ऐसा, मैं जब US में फुलब्राइट के लिए गया तो वहाँ बहुत लोगों ने कहा, खास करके जो ब्लैक्स थे, जो कई बार बहुत सारे एक्यूज मुझे बात करने का वहाँ मौका मिला, ऐसे भी मिले जो डेथ रो पे थे, यानी कि जिनको फांसी होना की तिथि निर्धारित होनी थी, ऐसे भी लोग मिले। तो उनका ये कहना था कि ब्लैक्स का जो फेस है, या जैसे अपने यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, जैसे कई बार जो हमारे सिख भाई लोग हैं, कई बार दूर से देखा तो चूँकि उनका जो फेस का जो विजिबिलिटी है, जो पोर्शन दिखता है, वो कम होता है। इसलिए कई बार देखने में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कहेंगे कि ये व्यक्ति वही है जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा। जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं होती हैं, जिसमें आपके सामने लोगों को खड़ा किया जाता है और कहा जाता है पहचानो इसमें कौन गवाह है, तो या कौन अपराधी है। तो ऐसे मामलों में कई बार गलत आइडेंटिफिकेशन होने की संभावना होती है। तो दूसरा, ऐसे भी आपको मौके मिलेंगे जिसे कहते हैं हॉस्टिलिटी, पक्षद्रोह के किन्हीं कारणों से, चाहे वो डरने की वजह से कह लीजिए, या कोई और भी दबाव हो सकता है किसी प्रकार का। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो निजी स्वार्थों की वजह से, कुछ करप्शन की वजह से भी पाला बदल लेते हैं, जिसे कहते हैं क्रॉसिंग द फ्लोर। ठीक है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चला जाना, यानी कि अगर वो अभियोजन का साक्षी है तो उसने पक्षद्रोह कर दिया, उसने जो बयान दिया था उससे मुकर जाना, तो ऐसी भी स्थिति हो जाएगी। कहने का मेरा तात्पर्य यह है साथियों कि अगर हम न्यायिक व्यवस्था को पूर्ण रूप से हम केवल और केवल मौखिक साक्ष्यों पर रखेंगे तो उसमें दूषित होने का या मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होने की संभावना रहेगी। तो इसलिए हमें कोरोबरेशन का कोई ना कोई ऐसा एविडेंस लाना पड़ेगा जो न्यूट्रल हो, या जो साइंटिफिक वैलिड हो, या जिसको हम रिपीट कर सकें। तो ऐसा एविडेंस फोरेंसिक का होता है। ये बात मैं कई बार आपको बोल चुका, लेकिन यहाँ चूँकि इसका सार्थकता है दोबारा से बताने की, इसलिए मैंने बोला। अब ये हमने क्लासिफिकेशन आपको बताया एविडेंस का या साक्ष्य का। पहला हुआ, मैं रिपीट कराता हूँ आपको, पहला हुआ प्राइमरी एविडेंस, दूसरा हुआ सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन कई बार देखने को मिलता है साथियों, वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का क्लासिफिकेशन है। किसको हम डायरेक्ट कहें, किसको हम इनडायरेक्ट कहें, ये क्लासिफिकेशन मिलेगा ज़रूर,
लेकिन इसकी शर्तें जो हैं या जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो बहुत ही डाइवर्टेड हैं, वो बहुत फिक्स नहीं हैं। किसी आदमी की नज़र में कोई एविडेंस हो सकता है डायरेक्ट हो या किसी की नज़र में वो इनडायरेक्ट हो। जैसे कई बार कह देते हैं कि डीएनए मैच कर गया तो ये डायरेक्ट एविडेंस है, ठीक है। तो ऐसे एविडेंस को जिसमें ज़्यादा आपको लगता है कि सार्थकता है, तो अपनी बात को वजन देने के लिए कई बार एडवोकेट्स या जो भी पक्ष उस बात को रखता है वो इस शब्दावली का प्रयोग कर लेता है। लेकिन मेरे विचार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही फिक्स नहीं है, यानी कि उसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है, ठीक है। ये सामान्य रूप से क्लासिफिकेशन हुए। एविडेंस को विभिन्न तरीकों से समझा जा सकता है। मैं एक दूसरा क्लासिफिकेशन कह लीजिए या तीसरा क्लासिफिकेशन आप कह सकते हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं, एक समझिए आप इनकल्पेटरी एविडेंस और एक्सकल्पेटरी एविडेंस, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनकल्पेटरी एविडेंस साथियों उन साक्ष्यों को बोलेंगे जिससे हम दोष को सिद्ध कर सकें। इनकल्पेशन, कल्पेशन मीन्स दोष, और ऐसा साक्ष्य जो कल्पेशन को इन करे उसको हम कहेंगे इनकल्पेटरी एविडेंस, ठीक है। जैसे मान लिया डीएनए मैच कर गया किसी व्यक्ति का तो वो अक्यूज है, तो उसे क्या कहेंगे, ये इनकल्पेटरी एविडेंस है, इसलिए इसका दोष सिद्ध होता है, ठीक। तो दोष सिद्धि के एविडेंस को हम क्या कहते हैं, इनकल्पेटरी एविडेंस। इसके विरुद्ध या इसके अपोजिट जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, दूसरा पार्ट है इस क्लासिफिकेशन का, वो है एक्सकल्पेटरी एविडेंस। तो एक्सकल्पेटरी एविडेंस का मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसा एविडेंस जो निर्दोषता को सिद्ध करे, इनोसेंस को सिद्ध करे, तो वो एविडेंस क्या कहलाएगा, एक्सकल्पेटरी एविडेंस। मान लिया डीएनए की रिपोर्ट निगेटिव आई, तो उसमें ये एक तथ्य हो सकता है कि भाई ये व्यक्ति निर्दोष है। हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जब आप ट्रायल के केसेस देखेंगे तो उसमें ऐसे भी मामले मिलेंगे कि जहाँ पे डीएनए निगेटिव होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को सज़ा मिली। क्यों? क्योंकि डीएनए हो सकता है कि कोई बायोलॉजिकल फ्लूइड का एक्सचेंज ना हुआ हो, अटैम्प्ट होकर रह गया हो, रेप का या कोई और घटना का। दूसरा ये भी हो सकता है कि जैसे अगर हम रेप की घटना लें कि हो सकता है कि जो सैंपल लिया गया हो वो बहुत लेट लिया गया हो, तब तक वो जो एविडेंस थे वो शरीर से मिट गए हों। तो इसलिए अगर कोई निगेटिव रिपोर्ट आती है कोई भी, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको क्लीन चिट दे दे, ठीक है। तो ये एक और गूढ़ विषय है, इस पर मैं आज चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो आज मैंने जो आपको जो मुख्य रूप से बातें बताई वो एविडेंस क्या है, एविडेंस की आवश्यकता या उसका हमारी न्यायिक व्यवस्था में क्या स्थान है, किस प्रकार से हमारी जो नया कानून आया है उसमें कहाँ उसको स्थापित किया गया है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो हमारी डेफिनेशन क्लॉज है, क्लॉज 2 ऑफ BSA 2023, उसकी जो धारा 2 है उसकी उपधारा ई में इसको स्थान दिया गया है, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस का क्लासिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी बताया। फिर मैंने बताया आपको कोरोबरेशन की बात। कोरोबरेशन का मतलब है जहाँ पे आपका कोई आई विटनेस नहीं है तो किसी चीज़ को कोरोबरेट करना। तो फोरेंसिक साइंस का जो एविडेंस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरोबरेटिव एविडेंस होता है, ठीक। फिर हमने बात की इनकल्पेटरी एक्सकल्पेटरी एविडेंस की, और आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा उद्देश्य था वो था आपको साक्ष्य के बारे में जानकारी देना। मेरा उद्देश्य है, ये जो हमारा पूरा कार्यक्रम है, जो हमारा ये पूरा चैनल है, ये लीगल अवेयरनेस के लिए है, ताकि आप अपनी अधिकारों और ड्यूटी के प्रति जागरूक बने, ताकि हमारा समाज बेहतर बन सके। और कल ये 15 अगस्त है, तो मैं इसलिए इसको बोलता हूँ कि अब हम आज़ादी के अमृतकाल में हैं और हमारा देश दिन रात उन्नति की ओर अग्रसर है। तो हम आज़ादी के इस शुभ अवसर पर सभी लोग कृतज्ञ हों, या हम अपने उन जो हमारा पूर्वज थे जिन्होंने हमारी आज़ादी में इतना बड़ा योगदान दिया, अपनी जान न्यौछावर की, उनके लिए भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, उनके सामने नमन करते हैं। और हम ये बात की शपथ लेते हैं कि हम न्यायिक व्यवस्था को सभी लोग मिलकर के मजबूत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।